नमस्कार दोस्तों। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो जीवन का श्राप कहानी का भाग 1 हम रिलीज कर चुके हैं, जिसमें ये दिखाया गया था कि दो दोस्त हैं, कावस जी, शाहपुर जी। शाहपुर जी ने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चलाया हुआ है और कावस जी को शाहपुर जी की बीवी श्री में इंटरेस्ट है। अब श्री अपने पति से बहुत परेशान हो गई है। उसे लगता है कि पैसे में कुछ नहीं रखा, प्यार मिलना चाहिए। कावस जी जो ये सोचते हैं कि ये कितनी भली औरत है जिसे पैसे से कोई मतलब नहीं, केवल प्रेम की भूखी है। और एक तरफ मेरी बीवी जो कि दिन भर मुझे पैसे के लिए सुनाती रहती है। एक दिन अचानक ही श्री कावस जी को मिलती है, पार्क में बैठी रोती हुई। और वो कहती है कि कावस जी, मैं अब अपने पति को छोड़कर आ गई हूँ। और आगे की कहानी हम आपको अब सुनाएंगे। कावस जी ने श्री बानो की उत्कंठापूर्ण मुद्रा देखी, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आप से और भी दमक रही थी, और उनका हृदय अंदर से बैठा हुआ जान पड़ा। उस छात्र की सी दशा हुई जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने अपने भयंकर रूप से खड़ा हो। काश वह कुछ दिन और परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के स्वप्नों का आनंद ले सकता। उस स्वप्न के सामने यह सत्य कितना डरावना था। अभी तक कावस जी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वो उनके मुख पर मंडरा रही थी और वह डर रहे थे कि कहीं डंक न मारे। दबी हुई आवाज से बोले, मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो शाहपुर को बहुत समझाया था कि ऐसे बाहर मुंह ना मारा करे। अ, क्या कर सकते हैं। आप यहाँ बैठी रो क्यों रही हैं लेकिन? श्री ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, अब उन्हें समझाने बुझाने का कोई असर ना होगा। और मुझे ही क्या गरज पड़ी है कि मैं उनके पांव सहलाती रहूं। आज मैंने निश्चय कर लिया, अब उस घर में लौट कर न जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक है तो मुझ पर दावा करे, मैं तैयार हूं। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ रहने के लिए ईश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। अदालत क्या ही कर सकती है। अगर तुम मुझे आश्रय दे सकते हो तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। तब तक तुम मेरे पास रहोगे। अगर तुम में इतना आत्मबल नहीं है तो मेरे लिए दूसरे द्वार खुल जाएंगे। अब साफ साफ बतलाओ, क्या वह सारी सहानुभूति जबानी थी? कावस जी ने कलेजा मजबूत करके कहा, नहीं नहीं श्री, खुदा जानता है मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है और वह स्थान कोई नहीं ले सकता। हम्म, लेकिन गुलशन को क्या कहोगे? वो मान जाएगी? वो मुझे घर में कैसे आने देगी? ना ही मैं उसके साथ रह सकती हूँ। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। हाँ हाँ, उसे तलाक दे दूंगा मैं। तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे तुम अपनी परिस्थितियों से बाहर निकली हो, मैं भी तो निकलूंगा ना। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी, इसी दम। शाहपुर से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। कावस जी को अपने दिल में कंपन का अनुभव हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वहां कोई तैयारी नहीं है। तुम्हें मैं बिना तैयारी के कैसे ले चलूं? कावस जी, मेरे लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। तुम ही सब कुछ हो। टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चल दूंगी। कावस जी टैक्सी की खोज में पार्क से निकले। वह एकांत में विचार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहते थे। इस बहाने से उन्हें समय मिल गया। उन पर अब जवानी का वह नशा न था जो विवेक की आंखों पर छाकर बहुधा हमें गड्ढे में गिरा देता है। अगर कुछ नशा था
तो अब तक हिरन हो चुका था। वह किस फंदे में गला डाल रहे हैं, वह खूब समझते थे। शाहपुर जी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, उन्हें यह भी मालूम था। गुलशन सारी दुनिया में बदनामी कर देगी, यह भी वे जानते थे। ये सब विपत्तियां झेलने को वह तैयार थे। शाहपुर की जबान बंद करने के लिए भी उनके पास काफी दलीलें थी, और गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफी मसाला था। डर था तो यह कि श्री का यह प्रेम टिक सकेगा या नहीं। कहीं श्री 2 दिनों के लिए ही तो इस प्रेम में नहीं फंसी हुई है। अभी तक श्री के केवल उनके सौजन्य का परिचय पाया है, केवल उनका न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी हैं। इस क्षेत्र में शाहपुर जी ने उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतिमा का जादू, उनके बेसरो सामान घर में कुछ ही दिन रहेगा, इसमें उन्हें संदेह था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटियां भी मिले तो आदमी सब्र कर लेता है, रूखी भी मिल जाए तो संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषि मुनि भी आमे से बाहर हो जाते हैं। श्री उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के त्याग की सीमा भी तो होती है। 2-4 दिन भावुकता के उन्माद में वह ये सब कुछ कर ले, लेकिन भावुकता कोई टिकाऊ चीज तो नहीं है। वास्तविकता के आघातों के सामने ये भावुकता कितने दिन चलेगी। उस परिस्थिति की कल्पना करके कावस जी कांप उठे। अब तक वह रनिवास में रही है, अब उसे एक खपरेल का कॉटेज मिलेगा, जिसकी फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं। वहां वर्दी पोश नौकरी का पलटन, और यहाँ एक बुढ़िया मामा की संदिग्ध सेवाएं, जो बात बात पर भुनभुनाती है, धमकाती है और कोसती है। उनका आधा वेतन तो संगीत सीखने वाला मास्टर ही खा जाएगा, और शाहपुर जी ने कहीं ज्यादा कमीनापन से काम लिया तो बदमाशों से पिटवा भी सकते हैं। चलो, पिटने से वो नहीं डरते, यह तो उनकी फतेह होगी, लेकिन श्री की भोग विलास पर कैसे विजय पाए। बुढ़िया मामा जब मुंह लटकाए आकर उसके सामने रोटियां और सालन परोस देगी, तब श्री के मुख पर कैसे विदग्ध विरक्ति छा जाएगी। कहीं वो खड़ी होकर उनको अपनी किस्मत को कोसना ना लगे। नहीं, अभाव की पूर्ति सौजन्य से नहीं हो सकती। श्री का वह रूप कितना विकराल होगा। अचानक से उनके सामने एक कार आती है। कावस जी ने देखा कि उसमें शाहपुर जी बैठे हुए हैं। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा लिया। रोकिए रोकिए, और उनके पीछे दौड़ते हुए जाकर शाहपुर जी से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? यूं ही जरा घूमने निकला था। श्री भानु पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। वो तो मुझसे लड़कर आई है और कह रही थी कि अब इस घर में कदम ना रखूंगी। अरे, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो लड़कर आई है और आप सैर करने जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, बैठकर रोता फिरूं? अरे सुनिए तो, वो बहुत रो रही हैं, फूट फूट कर। कहती हैं कि क्या ही करूंगी अगर वो ना आए तो। अच्छा, सच? हाँ, बहुत रो रही हैं। शायद उसकी बुद्धि जाग गई है, बुद्धि हुई बुद्धि। तुम इस समय उन्हें मना लो तो वह हर्ष से तुम्हारे साथ चले जाएगी। अरे नहीं नहीं महाराज, क्या कह रहे हैं, आप उन्हें मना लीजिए, खुशी से आपके साथ जाएंगी। मैं परीक्षा करना चाहता हूँ कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। अरे महाराज, मैं बड़े असमंजस में पड़ा हूँ, मुझ पर दया करो, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जीवन में जो थोड़ा सा आनंद है उसे मनावन के नाट्य में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और कावस जी कर्तव्य भ्रष्ट से वहीं खड़े रह गए। देर हो रही थी, सोचा श्री यह न समझ ले कि मैंने भी उनके साथ दगा की, लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर। अपने संपादकीय कुटीर में उस देवी को प्रतिष्ठित करने की कल्पना ही उन्हें हास्यास्पद लगी। वहां के लिए तो गुलशन ही उपयुक्त है।
कुड़ती है, कठोर बातें कहती है, रोती है, लेकिन वक्त से भोजन तो देती है, फटे हुए कपड़ों को रफू भी कर देती है। कोई मेहमान आता है तो कितने प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज भी दे दे तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके चाहे उससे गुलामी करवा लो। अब उन्हें अपनी जरा जरा सी बातों पर झुंझला पड़ना, उसकी सीधी सी बातों का टेढ़ा जवाब देना विकल लगने लगा। उस दिन उसने यही तो कहा था कि एक छोटी बहन की सालगिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बरस पड़ने वाली कौन सी बात थी। माना वह अपना संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट जितना महत्व रखता है, क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता। बेशक उनके पास यह रुपए ना थे, तो क्या वह मीठे शब्दों में यह नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग, मुझे खेद है, अभी हाथ खाली है, तो 4 रोज में मैं कोई प्रबंध कर दूंगा। ये सुनकर वो चुप हो जाती, और अगर कुछ बुनबुना ही लेती तो क्या बिगड़ जाता। अपनी टिप्पणियों में वे कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वो क्यों बिगड़ जाते हैं? इसीलिए कि वह उनके अधीन है और उन्हें रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है। हम सब लोग के सामने 2 महिलाएं, और जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही है, उसे काटने दौड़े। सहसा एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया, और सामने आते ही उस पर एक स्त्री उतर कर उनकी ओर चले। अरे, यह तो गुलशन है। उन्होंने आतुरता से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, गुलशन, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं अभी अभी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने एकदम गदगद कंठ से कहा, तुम्हारे ही पास जा रही थी। शाम को बरामदे में बैठी तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। ना जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? रास्ते भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। सच सच बताओ। कावस जी ने आश्वासन देते हुए कहा, अरे, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, इतना मत डरा कर गुलशन। अच्छा ये बता, क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा जैसे तुमने एक रमणी को कुछ कहा और वो तुम्हें घसीटे बांधे हुए कहीं ले जा रही है। हट, कितना बेहुदा स्वप्न है। और तुम्हें इस पर विश्वास भी आ गया? तुम्हें लगता है मुझे कोई स्त्री तुम्हारे अलावा कहीं और ले जा सकती है? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि स्वप्न केवल चिंतित मन की क्रीड़ा है। तुम मुझसे छिपा रहे हो। कोई ना कोई बात हुई है जरूर। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा ये बताओ, इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? यह तो तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने का समय है। हाँ? अरे यूं ही जरा घूमने चले आया था। झूठ बोलते हो। खाओ मेरे सर की कसम। अरे, अब तुम्हें एतबार ना आए तो क्या करूं? तो कसम क्यों नहीं खाते? कसम को मैं झूठ का अनुमोदन समझता हूँ। गुलशन ने फिर मुख पर तीव्र दृष्टि डाली, फिर एक क्षण के बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चले। कावस जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तुम फिर से मुझसे लड़ाई करोगी? अच्छा, सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की अलमदारी करते हो, हैं? और मुझसे? मैं भी तुमसे लड़ूंगी, मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मानते हैं कि ये सरकार की अमलदारी है? अच्छा, ये तुम मुंह से कहते हो, तुम्हारा रोआ रोआ इसे स्वीकार करता है। नहीं तो इस वक्त जेल में होते। अच्छा मेरी गुल्लू, चलो थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेले कहीं नहीं जाने की। आखिर सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं सच में कोई इधर उधर छुपा तो नहीं रखी? कावस जी ने बहुत कोशिश की,
कि गुलशन वहां से किसी तरह चली जाए, लेकिन वह जितना ही उस पर जोर देते, उतना ही गुलशन का आग्रह भी बढ़ता जाता। आखिर मजबूर होकर कांवस जी को श्री और शाहपुर के झगड़े का वृतांत कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाटक में अपना जो भाग था, उन्होंने बड़ी होशियारी से छिपा देने की चेष्टा की। गुलशन ने विचार करके कहा, तो तुम्हें ये भी सनक सवार हुई थी? कावस जी ने तुरंत प्रतिवाद किया, कैसी सनक? मैंने क्या किया? अब यह तो इंसानियत नहीं है कि एक मित्र की स्त्री मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झांकने लगूं। झूठ बोलने के लिए बड़ी अक्ल की जरूरत होती है प्यारे, और वह तुम में नहीं है, समझे? चुपके से जाकर श्रीवानु को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठे। अरे सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता। विधि इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकती। गुलाब में कांटे होते ही हैं। अगर सुख भोगना है तो उसके दोषों के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान में कोई ऐसा उपाय नहीं निकला कि हम सुख के कांटों को अलग कर सके। मुफ्त का माल उड़ाने को अय्याशी के सिवा और क्या सूझेगी? अगर सारा धन दुनिया का विलास न मोल लेना चाहे तो धन ही कैसा। श्री के लिए भी वे द्वार नहीं खुले, शाहपुर के लिए खुले हैं। हाँ। उससे कहो शाहपुर के घर में ही रहे, उनके धन को भोगे और भूल जाए कि वह शाहपुर की स्त्री है, उसी तरह जैसे शाहपुर भूल गया कि वह श्री का पति है। जलना और कुढ़ना छोड़कर विलास का आनंद लूटे। उसका धन एक से एक रूपवान विद्वान नव युवकों को खींच लाएगा। तुमने ही ना मुझसे एक बार कहा था कि एक जमाने में फ्रांस में धनवान विलासिनी महिलाओं का समाज पर आधिपत्य था। उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस भी ना करते थे। और मुंह खोलते भी तो क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। यही धन का प्रसाद है। तुमसे ना बने तो चलो मैं श्री को समझा दूं, चलो। अय्याश मर्द की स्त्री अगर अय्याश ना हो तो उसकी कायरता है, लतखोर पर है। कावस जी ने चकित होकर बोला, हाँ? लेकिन तुम भी तो धन के उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, अरे यही तो जीवन का श्राप है। हम उसी चीज पर लपकते हैं जिसमें हमारा अमंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पाप के इलाके में रही हूं। चारों तरफ किसान और मजदूर बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे और शाम को घर आते थे। अय्याशी और बदनामी का कहीं नाम न था। और यहाँ शहर में देखती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सब के सब हथकंडों से पैसा कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं। आज कहीं तुम्हें धन मिल जाए तो तुम भी शाहपुर बन जाओगे, निश्चय। तुम भी दूसरी महिला के पास चले जाओगे और मुझे छोड़ दोगे, जब तुम्हारा अभी से ही यही हाल है। और यह कहकर कहानी होती है बिल्कुल खत्म। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें लिखकर जरूर बताएं। कहानी का सारांश तो यही है कि जीवन में हमें चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे कितना ही प्रेम, चाहे कितना ही विलय, चाहे कितना ही विलास, हमें दूसरी चीज जो हमें नहीं मिल पा रही है उसकी विलासना हमेशा रहती है। हम हमेशा उस बात के दुख में रहते हैं, क्योंकि इंसान को सुख में रहना आता ही नहीं। आज के समय अगर मेरे YouTube पर 20 व्यूज आ रहे हैं तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि भगवान इन्हें 1000 कर दो। जब 1000 आने लगेंगे मैं भगवान से प्रे करूंगी, भगवान इन्हें 10,000 कर दो। 10,000 पर 1,00,000, 1,00,000 पर 10,00,000, 10,00,000 पर 1 करोड़। और इसी तरह से ये जो स्टेप्स हैं वो चलते ही रहेंगे। जीवन का यही अर्थ है कि इसमें हम खुशी कहीं नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि खुशी तो अपने आप में है। जब तक आप खुद से खुश रहना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी हमें यही सब सिखाती है। और एक और बात भी सिखाती है कि कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल मत रखो, क्योंकि इसमें सभी की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताएं। और आपको कोई और कहानी भी सुननी हो जो कि इजीली अवेलेबल भी हो, क्योंकि एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कोई एक कहानी बोली थी, वो मुझे अभी तक मिल ही नहीं पाई है।
कोशिश करूंगी कि मुझे मिल जाए, मैं खरीद पाऊं उसे, लेकिन मैं क्या करूं, वो मिलती ही नहीं है, स्टोर पर अनअवेलेबल रहती है। बट फिर भी कोई ऐसी कहानी जो कि मुझे इजीली मिल जाएगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आपकी कहानियों को यहाँ पर सुनाऊं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।